हेलो मेरे क्लास 11 के दोस्तों, कैसे हो आप? आपके सोशियोलॉजी के बुक 2 को हम दनादन पढ़ते जा रहे हैं। हमने चैप्टर 1 में देखा, फिर चैप्टर 2, फिर चैप्टर 3 और चैप्टर 4 को हमने 4 हिस्सों में बांटा। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और आज बारी है पार्ट 4 की, जिसमें हम बात करेंगे एक बहुत जाने माने पाश्चात्य समाजशास्त्री, वेस्टर्न सोशियोलॉजिस्ट कॉल्ड मैक्स वेबर, अ वेरी फेमस जर्मन सोशल साइंटिस्ट। इनका जन्म जर्मनी में हुआ था और इनके पिता कोर्ट में मैजिस्ट्रेट थे, माँ भी बहुत उच्च शिक्षित थी। तो इन दोनों के इन्फ्लुएंस में वेबर उस समय के एक बहुत महत्वपूर्ण चिंतक बने, इन्फ्लुएंशियल थिंकर वो बने। इनकी जो पढ़ाई हुई थी हाइडेलबर्ग, गॉटिंगन और बर्लिन विश्वविद्यालय में। मैप पे देखो, कैन यू लोकेट करो इसको। और उसके बाद पढ़ाई ख़त्म करने के बाद फ्रीबर्ग और हेडलबर्ग यूनिवर्सिटी में वो इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर बने। फिर से मैप पे लोकेट करो इन यूनिवर्सिटीज़ को। लेकिन उनकी हेल्थ में बहुत प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो इसलिए उन्हें बहुत समय घर पर रेस्ट करना पड़ा। और इस समय को उन्होंने बहुत स्टडी किया, बहुत एनालिसिस किया, बहुत सोचा विचारा, और उन्होंने एक नया आइडिया रखा कि इंटरप्रेटिव सोशियोलॉजी या व्याख्यात्मक समाजशास्त्र, ये क्या चीज़ है? चलो इसको भी हम देखते हैं। उन्होंने कहा जो प्राकृतिक विज्ञान है, नेचुरल साइंसेस लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, वो क्या करते हैं? प्रकृति के नियमों का खोज करते हैं, लॉज ऑफ नेचर जो गवर्न द फिजिकल वर्ल्ड, यही तो होता है। और समाजशास्त्र क्या करता है? सामाजिक क्रिया के बारे में सोचता है, सामाजिक क्रिया को इंटरप्रेट करता है। हम लोगों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, कुछ एक्टिविटीज़ जो भी हम करते हैं, उस सब की वो एक व्याख्यात्मक सोच, एक इंटरप्रिटेशन निकालते हैं कि हम ऐसा क्यों करते हैं। तो वेबर ने कहा कि एक सामाजिक वैज्ञानिक को 3 चीज़ें बहुत याद रखना जरूरी है। नंबर 1, कि उनकी जो सोच है दैट शुड नॉट बी बेस्ड ऑन सिंपैथी, इट शुड बी बेस्ड ऑन एम्पैथी। सहानुभूति को नहीं यूज़ करना, समानुभूति को यूज़ करना है। तो ये क्या चीज़ है सहानुभूति, समानुभूति? चलो देखते हैं। सहानुभूति का मतलब है किसी दूसरे को कोई पेन है, किसी दूसरे को कोई तकलीफ है, तो आप उनसे संवेदना प्रकाश करते हैं। यू फील पिटी फॉर हिम। आपके साथ ऐसा हुआ, बहुत बुरा हुआ, हम आपके लिए फील करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी के घर में डेथ हो जाती है, लोग बिलख रहे हैं, रो रहे हैं, तब हम क्या कहते हैं? बहुत अफसोस, लेकिन घबराइए मत, हम आपके साथ हैं। ये है सिंपैथी। और समानुभूति या एम्पैथी, ये क्या है? दूसरे के जगह में अपने आप को रखना, पुट योर सेल्फ इन अनदर पर्सन्स प्लेस, और उनकी जो अनुभूति है, जो एक्सपीरियंस है, उसको आप अपने में महसूस करो। इस पिक्चर को देखो, ये इनको देखकर नहीं समझ पा रहे हैं कि इन पर क्या बीत रही है, पर जब वो अपने पे सोचते हैं कि अगर मेरे पे, उनकी अनुभूति को वो खुद एक्सपीरियंस करने की कोशिश कर रहे हैं, इसी को कहते हैं एम्पैथी, वेयर आई एक्चुअली अंडरस्टैंड। इसको आप समझ गए हो ना? सहानुभूति और समानुभूति दोनों का डिफरेंस। सहानुभूति यानी कि आई फील फॉर यू, संवेदना, और सहानुभूति मतलब हम समझ रहे हैं आपको क्या हो रहा है। सेकंड पॉइंट हमारा जो है वो वेबर ने कहा कि समाजशास्त्र में ऑब्जेक्टिविटी या वस्तुनिष्ठता होना बहुत ज़रूरी है। देखो, समाज विज्ञान है क्या? मनुष्य के आइडियल्स जो हैं, वैल्यूज़ जो हैं, आदर्श, मूल्य, अंडरस्टैंडिंग, ऑब्जेक्टिव्स, इन चीज़ों को तो हम देखते हैं। और इन चीज़ों को देखते वक्त हमें समानुभूति अपनाना पड़ेगा, कि हमें दूसरे की जगह पे अपने को रखना पड़ेगा। लेकिन हमें बहुत ख्याल रखना है कि हम कहीं अपनी अनुभूतियों से या अपनी मान्यताओं से प्रभावित न हो जाए, क्योंकि फिर जो हम इंटरप्रेट कर रहे हैं, जो एनालाइज कर रहे हैं, वो गलत हो जाएगा। तो वस्तुनिष्ठ का मतलब क्या है? कि अपनी भावनाओं या मान्यताओं से प्रभावित ना होकर दूसरे के व्यवहार को स्टडी करना। टू स्टडी द बिहेवियर ऑफ अदर्स विदाउट बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल फीलिंग्स एंड बिलीव्स। फॉर एग्जाम्पल, कोई स्टडी कर रहे हैं किसी फिनोमेना को, तो वो जब सब सुनते हैं, लोगों से सुन रहे हैं, जान रहे हैं, तो वो इतने मोटिवेट हो जाते हैं, इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं कि वो अपने अंदर उस चीज़ को पूरा ले रहे हैं और उसमें वो पूरे जुड़ जा रहे हैं। पर इसमें एक प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि वस्तुनिष्ठता का मतलब है अपनी सोच को अलग रखो, अलग रख के दूसरे के व्यवहार को समझो, घुल मिल मत जाओ। तो वस्तुनिष्ठता को इसलिए वैल्यू न्यूट्रल या मूल्य तटस्थ भी कहा गया है। इसका मतलब क्या? चाहे आप राजा को स्टडी कर रहे हो या फ़कीर को स्टडी कर रहे हो, दोनों को आप समान तरीके से स्टडी करोगे। किसी के पास ज़्यादा है, किसी के पास कम है, इसको आप सोचकर इसको स्टडी नहीं करेंगे। तो इनको आप समझ गए ना, इन तीनों फैक्टर्स को? तो एक बार फिर से इनको देख लो। अब तीसरे फैक्टर पे हम आ रहे हैं, जो है आदर्श प्रारूप या आइडियल टाइप। इसका मतलब क्या है?
कोई घटना, चाहे वो साल के किसी भी महीने में हो, दिन के सुबह हो शाम को हो, उसमें आप और मैं हो कि कोई भी उसमें मेंबर्स हो सकते हैं। तो आदर्श प्रारूप कहता है कि हर वक्त ये घटना जब होगी तब एक ही तरह से ये घटना होगी। इसको एक रूपीय या कंसिस्टेंसी कहते हैं। डिड यू अंडरस्टैंड दिस? तो आदर्श प्रारूप कहता है कि जब कंसिस्टेंट मॉडल हम देखेंगे, एक रूपीय मॉडल देखेंगे, तो उसमें स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या हैं, इसको हम नोट करेंगे। इन महत्वपूर्ण विशेषताओं को हम हर घटना में जाकर ढूंढेंगे। तो आदर्श प्रारूप के तीन जो पॉइंट्स है, इसको देख लो एक बार। समझ गए इसको आप? तो चलो अब हम देखते हैं वेबर ने इसको कैसे इस्तेमाल किया। उन्होंने 3 तरह के सत्ता को परिभाषित किया। ही डिफाइंड 3 टाइप्स ऑफ पावर टू डिफाइनिंग विद यूजिंग आइडियल टाइप। सबसे पहला पावर पारंपरिक सत्ता या ट्रेडिशनल अथॉरिटी। मैं आपको पिक्चर दिखाती हूँ, देखो क्लियर हो गया ना अपने आप पारंपरिक सत्ता क्या चीज़ है। नंबर 2 पे था करिश्माई सत्ता या जो दैविक स्रोत, डिवाइन सोर्स से जो आता है। इस पिक्चर को देखो, क्लियर हो गया ना इनका पावर कितना है गुरु नानक जी का, असंभव। और तीसरे में हम देखेंगे तर्कसंगत वैधानिक यानी कि रैशनल लीगल अथॉरिटी जो कानून पे बेस्ड है। फॉर एग्जांपल कोर्ट में जज, इनके पास कितना पावर होता है। सरकारी ऑफिस में जो लोग कामकाज करते हैं, इनके पास कितना पावर होता है। वेबर ने ये नौकरशाही या ब्यूरोक्रेसी इस पर बहुत ज़्यादा काम किया और उन्होंने कहा कि एक सार्वजनिक जो क्षेत्र है, पब्लिक स्फीयर है, इसमें जो इतने लोग काम कर रहे हैं, इसके लिए बहुत क्लियर रूल्स होना ज़रूरी है। और ज़रूरी है कि जो नौकरशाही कर्मचारी हैं उनको शक्ति दी जाए ताकि वो अपना काम कर सके, उनको वो पावर्स दी जाए। पर पावर का मतलब ये नहीं कि उनको जो मर्जी करे, एब्सोल्यूट पावर नहीं, वो उनके काम के हिसाब से प्रतिबंधित या लिमिटेड विद देयर वर्क। तो नौकरशाही की जो विशेष सत्ताएं हैं, इसको चलो हम लोग जरा देखेंगे। उन्होंने 5 चीज़ों पर ध्यान दिया। नंबर 1 था अधिकारियों का फंक्शनिंग, ब्यूरोक्रेट का फंक्शनिंग। उसमें पहले देखो जो गवर्नमेंट ऑफिसर है और उसका जो पोजीशन है, ये दोनों सेपरेट है। ऑफिसर तो बदलते रहते हैं पर पोजीशन वहीं पे रहता है। सरकारी जो काम काज है, इसका रेगुलर बंटवारा होता है और योग्य अधिकारी जो वेल क्वालिफाइड ऑफिसर है उसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है और जो सीनियर ऑफिसर है वो जूनियर्स को वर्क डेलीगेट करते हैं। तो ये तो था पहला। सेकंड वाला था सोपानिक क्रम या हायरार्की। जो अधिकारी हैं या जो कार्यालय है, ये सारे हायरार्की पे बेस्ड है। एक बड़े से ऑफिस को ले लो, हेडक्वार्टर देख रहे हो, हेडक्वार्टर का साइज़, और उसके रीजनल हेडक्वार्टर का साइज़ देखो, रीजनल क्वार्टर का साइज़ देखो, बहुत कम है ना उसकी तुलना में। बिल्कुल इसी तरह सीनियर ऑफिसर्स और जूनियर ऑफिसर्स एक हायरार्की होती है। तो उच्च अधिकारी जो हैं वो निम्न अधिकारी को निर्देश देते हैं, सही है। और वो क्या करते हैं, वो निम्न अधिकारी के निर्णय से अगर कोई असंतुष्ट हो तो लोग उच्च अधिकारी के पास अपील भी कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे है कि सरकारी दफ्तर जो पब्लिक डोमेन है, इसमें रिटन डॉक्यूमेंट्स का बहुत बोलबाला है कि नौकरशाही जो है इसकी पूरी मैनेजमेंट, पूरी व्यवस्था रिटन डॉक्यूमेंट्स के आधार पर ही होती है और ये जो इतने फाइल बनते हैं इनको रिकॉर्ड की तरह मेंटेन किया जाता है। और चौथे नंबर पे है ऑफिस मैनेजमेंट कि आजकल ऑफिस मैनेजमेंट जो मॉडर्न प्रक्रियाएं आई हैं, इसके लिए ट्रेंड और वेल क्वालिफाइड स्टाफ की ज़रूरत है, प्रशिक्षित और कुशल स्टाफ की ज़रूरत है। इस पिक्चर में देखो मोदी जी किससे बात कर रहे हैं, ये हमारे फॉरेन सर्विस ऑफिसर्स से बात कर रहे हैं, हाईली ट्रेंड एंड हाईली एजुकेटेड, बहुत कुशल ऑफिसर्स। और फाइनली कार्यालयीय आचरण या कंडक्ट इन ऑफिस। हर एक कर्मचारी को आचरण के नियम दिए जाते हैं, दैट आप किस तरह बिहेव करेंगे, कैसे बिहेव करेंगे, इसको कहते हैं कोड ऑफ कंडक्ट। ये देखो पुलिस डिपार्टमेंट का कोड ऑफ कंडक्ट। इस तरह हर डिपार्टमेंट के पास अपना कोड ऑफ कंडक्ट है। तो ये जो है ये नियम कानूनी है और ये हर कर्मचारी इसके लिए जिम्मेदार है, अब उन्होंने किया या नहीं किया। तो ब्यूरोक्रेसी में जो 5 पॉइंट्स हैं इनको एक बार देख लो। कुल मिलाकर हम क्या देख रहे हैं, वेबर ने दर्शाया कि नौकरशाही में अपने कौशल और प्रशिक्षण के लिए जो कर्ता हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो जाने जाते हैं। नंबर 2, अपनी जिम्मेदारियां पूर्ण करने के लिए उनको आवश्यक शक्तियां, नेसेसरी पावर्स दी जाती है। नंबर 3, एक लिमिटेशन है उनके पावर पे, इनको कोई एब्सोल्यूट पावर नहीं मिलता कि जो मर्जी कर ले। आप समझ गए इसके बारे में? अगर आप समझ गए हो तो बहुत ज़्यादा बढ़िया, नहीं समझे तो एक बार फिर से इस वीडियो को देख लो। आप हमारे साथ सारे सोशल मीडिया पे जुड़े हुए हो ना, क्योंकि ऐसे सुंदर सुंदर अट्रैक्टिव वीडियोस हम रेगुलरली डाल रहे हैं। आप इन्हें देखेंगे तो हमें बहुत खुशी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कैसे कोशिश।